हेलो स्टूडेंट्स, आज की मैथ्स की क्लास में हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय 4 ले रहे हैं। इसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आज इस वीडियो में मैं आपको द्विघात समीकरण से जुड़े सारे कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करवाऊंगी। तो छोटी छोटी बातें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे, ये तो है द्विघात समीकरण, हम समझेंगे कि ये समीकरण क्या होता है। तो समीकरण बच्चों, किसी भी व्यंजक को हम 0 के बराबर लिख देते हैं तो वो समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए x + 4 = 0 है, मैंने इसको बराबर 0 लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण। जब तक इसमें बराबर 0 नहीं था, यानी x + 4, तब ये क्या कहलाता था? बहुपद। और इसका विशेष नाम था रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें चर राशि की घात क्या थी? 1। पर यदि मैंने इसको बराबर 0 लिख दिया, यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया? समीकरण में। इसको हम कहेंगे समीकरण। तो समीकरण के हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे x² + 2x + 1, यदि हमने इसको लिख दिया बराबर 0 तो ये भी हमारा एक समीकरण हो गया। x² + 1 = 0, ये हमारा एक समीकरण हो गया। या फिर x² + 3x = 0, ये भी हमारा एक समीकरण हो गया। तो हम इनको सबको हम क्या कहेंगे? समीकरण। यानी किसी भी बहुपद को हम 0 के बराबर रख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण, क्योंकि हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? तो ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी अब इनमें से जो हमने उदाहरण यहाँ पर लिए थे, इनमें से कौन कौन से समीकरण हैं जो द्विघात समीकरण हैं? क्या ये द्विघात समीकरण है? तो देख लेते हैं। इसमें चर राशि की घात कितनी है? 1 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं, इस वाले समीकरण में चर राशि की घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। या नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं हम, यहाँ पर भी हमारे चाहिए पद 2 हैं, पर x की जो चर राशि की जो घात है वो कितनी है? 2 है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसमें भी हमारे चर राशि की घात कितनी है? 2, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण को हम ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखते हैं, जो इसका व्यापक रूप कहलाता है। जहाँ पर a, b, c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। तथा a is not equal to 0। तो इसको हम समझ लेते हैं कि क्या है। कि इस रूप में हमारे जो द्विघात समीकरण है इस रूप में होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, जो हमने ये 3 द्विघात समीकरण निकाले थे, क्या ये इस रूप का है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a कितना है? 1, b कितना है? 2 और c कितना है? 1। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। यहाँ इसको भी देख लेते हैं हम, a कितना है हमारा? 1, c कितना है हमारा? 1, b को हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0x + 1 = 0। यानी हमने इस रूप में इसको लिख लिया, तब ये यानी हमारा द्विघात समीकरण है। क्योंकि a, b, c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, बस कंडीशन ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा b 0 है, इसलिए ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं हम एग्जाम्पल में,
इसमें a बराबर 1 है, b बराबर 3 है और c बराबर, हमको यह दिखाई नहीं दे रहा पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, +0 बराबर 0, यानी c यहाँ पर 0 है। तो ये भी इस रूप में, यानी व्यापक रूप हमारा ये होता है। तो ये सारे समीकरण हमारे कैसे हैं? द्विघात समीकरण है। अगर मान ये इधर ऊपर वाला जो समीकरण, इसको देखिए, यहाँ पर हमारे x की जो गुणांक है वो कितना है? 1 है और c हमारा 4 है, यानी b हमारा 1 है और c हमारा कितना है? 4। पर यहाँ पर हमारे x² इसमें नहीं है। यदि हम लिखना चाहें इसको तो ऐसे लिखेंगे, 0x²। अब हमने इसको ऐसा बना लिया, पर हमारी जो कंडीशन क्या है, वो a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर a हमारा 0 आएगा यदि हम इस रूप में इसको बदलते हैं तो इसलिए x + 4 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये तो आप ये देखिए कि द्विघात समीकरण कैसा होता है, इसका व्यापक रूप क्या है। अब है द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? यानी कोई भी जो समीकरण है, जैसे हमने मान लीजिए एक समीकरण ऊपर वाला ये ले लिया हमने उदाहरण, x² + 3x = 0। इसमें x का मान रखने पर बराबर में यदि 0 आता है तो जो वो x के मान हैं वो इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। यदि मैं यहाँ पर कोई भी संख्या लिखूँ, x बराबर, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको 3 लिखती हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। -3 ले लेती हूँ, मान लीजिए एक बार 3 ले लेते हैं और एक बार हम -3 ले लेते हैं। तो 3 लेने पर x की जगह मैंने 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर + 3 × 3 बराबर, हम देखते हैं क्या आता है, 9 + 9 यानी 18 आ रहा है, यानी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। नेक्स्ट हम x बराबर -3 रखते हैं, तो -3 का स्क्वायर + 3 × -3, तो यहाँ हम देख रहे हैं -3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, -3 और +3 गुणा होकर के क्या हो जाएंगे, -9, यानी कितना आ रहा है, 0। यानी x बराबर -3 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब x बराबर -3 इस द्विघात समीकरण का एक मूल है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का जो हल है वो ही उसके मूल कहलाते हैं। अब है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल को कैसे ज्ञात करते हैं। जो ये प्रक्रिया है वो हमको कहलाती है कि द्विघात समीकरण को हल करना। किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। यदि हमको कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ और उसके हमको मूल ज्ञात करने हैं, इसका मतलब है उस द्विघात समीकरण का हल करना। द्विघात समीकरण को हल करना। यदि हम द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे तो उस द्विघात समीकरण के मूल हमें ज्ञात हो जाएंगे। अब द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? 3। पहली विधि है गुणनखंड विधि, यानी द्विघात समीकरण के गुणनखंड करके हम उस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं और उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी जो हमें समीकरण दिया हुआ है उसको पूर्ण वर्ग बना करके हम यदि उस समीकरण को हल करते हैं तो वो विधि होती है पूर्ण वर्ग बनाकर
मूल ज्ञात करना यानी समीकरण को हल करना। तो इस प्रकार से भी समीकरण के मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। तीसरी विधि है श्रीधर आचार्य सूत्र विधि, यानी श्रीधर आचार्य सूत्र को लगा करके हम उस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं और उस द्विघात समीकरण के हमको मूल प्राप्त हो जाते हैं। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। तो हम अब आगे जो एक्सरसाइज करेंगे तब इन विधियों का प्रयोग करेंगे और उनसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे।